नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल चुनाव में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान की, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर घिरी सरकार की, महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे। देखेंगे राहुल के अंडमान और निकोबार दौरे में क्या रहा खास। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है। कब होगा बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार, जानेंगे अखिलेश ने बीजेपी पर उठाए क्या सवाल, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, कांगपोकपी और उखरुल जिलों में 12 बंकर ध्वस्त। हिंसा की घटनाओं में अब तक गई 7 लोगों की जान। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जारी करने से इनकार, कहा मौजूदा कानून पर्याप्त, न्यायपालिका नए कानून बनाने के लिए नहीं कर सकती बाध्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल को जारी किया नया नोटिस, ईडी की अर्जी पर एक्शन, केंद्रीय एजेंसी ने आप नेता को बरी किए जाने को दी है चुनौती। तमिलनाडु में मतगणना से पहले पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, डीजीपी बोले 2 मई से अगले आदेश तक रहेगा प्रभावी, 4 मई को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 609 अंकों के उछाल के साथ 77,496 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 181 अंकों की तेजी के साथ 24,177 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा सीएम ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की रही, जहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में हैं। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह 5 बजे से ही लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। इस दौरान कई जगह से हिंसा और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी सामने आई। तो बंगाल में क्या रहा मतदान के दौरान हाल, किसकी होगी अगली सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट समेत कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए वोटिंग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 93% वोटिंग हुई, यानी बंगाल में दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन दिखाई दी। ऐसे में वोटिंग के अंतिम आंकड़े बदल भी सकते हैं। मतदान के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ की भारी तैनाती पर आश्चर्य जताते हुए इसे बीजेपी के इशारे पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए कहा कि इतनी तैनाती कभी नहीं देखी। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? किसी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं है, सीआरपीएफ ने सब कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया, जिससे इलाकों में तनाव फैल गया। दूसरी तरफ शुभेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके जवाब में मौके पर मौजूद भीड़ ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ ने बीजेपी नेता को घेर लिया, चोर चोर चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाया। इसके बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राज्य में कई और जगहों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आई हैं। बारानगर के बूथ नंबर 72 में ईवीएम में खराबी के चलते मतदान रोक दिया गया, जिससे मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि मशीन को 5 बार बदला गया, लेकिन तब भी मतदान नहीं हो पाया। वहीं हावड़ा के लिलुआ में केंद्रीय बलों ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया। कैनिंग में सीआरपीएफ पर पोलिंग एजेंट को पीटने और बूथ से बाहर घसीटने का आरोप है। ममता के आवास से 100 मीटर दूर शुभेंदु के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। डायमंड हार्बर में लोगों ने नकली वोट डालने की कोशिश करते शख्स को पकड़ा। हुगली में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। राजारहाट गोपालपुर सीट के कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई। हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी के बाद हंगामा मच गया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल और पोलिंग अधिकारियों के बीच बहस हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ऐसी शिकायतें सही मिलेंगी वहां दोबारा चुनाव होंगे। अब 4 मई को मतगणना होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या सीएम ममता चौथी बार सत्ता में आएंगी या फिर बीजेपी इस बार पैर जमाने में कामयाब हो जाएगी। बंगाल में मतदान के दौरान सियासी पारा हाई रहा, तो वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद की रणनीति को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी है।
दरअसल भारत में महंगाई और औद्योगिक मंदी की दोहरी मार पड़ने की आशंका गहरा गई है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने राज्य की 40,000 कंपनियों के बंद होने की चेतावनी जारी की है और इस औद्योगिक संकट के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं ने चुनाव खत्म होते ही महंगाई के बढ़ने का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने महाराष्ट्र के औद्योगिक भविष्य को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका टकराव ने वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मुखपत्र में दावा किया गया है कि इसका सीधा असर महाराष्ट्र के एमएसएमई सेक्टर पर हुआ है। मुखपत्र में लिखा गया है कि इस वजह से कच्चे माल खासकर पेट्रोकेमिकल, गैस और कांच की भारी किल्लत हो गई है। पुणे, ठाणे और नवी मुंबई जैसे औद्योगिक केंद्रों में उत्पादन ठप पड़ने लगा है। हालात इतने नाजुक है कि लगभग 40,000 कंपनियों पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। फार्मा सेक्टर को कांच की बोतलें नहीं मिल रही हैं, तो प्लास्टिक उद्योगों के पास कच्चा माल खत्म हो चुका है। इसी संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जनता को आगाह किया, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। राहुल के इन हमलों पर पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने सफाई दी है। सरकार का दावा है कि फिलहाल तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में स्टॉक की कोई कमी नहीं है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार अपने वादे पर टिकी रहेगी या विपक्ष की आशंकाएं सच साबित होंगी। इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार जनता की जेब काटने का हिसाब लगाने लगेगी। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है। अखिलेश के मुताबिक सरकार ने महंगाई बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है। यानी देखा जाए तो लगभग समूचे विपक्ष की तरफ से देश में महंगाई बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं वैश्विक संकट को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी भी तेज हो गई है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार फिर घिरती हुई नजर आ रही है। तो इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अंडमान और निकोबार दौरे के तहत बीजेपी का भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने सरकार की नीतियों को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिससे बीजेपी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अंडमान और निकोबार दौरे को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। साथ ही अपनी यात्रा का एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने ग्रेट निकोबार की यात्रा की। ये मेरे जीवन के सबसे असाधारण जंगल है। ऐसे पेड़ जो स्मृति से भी पुराने हैं, ऐसे जंगल जिन्हें उगने में पीढ़ियां लग गई। इस द्वीप के लोग भी उतने ही सुंदर हैं। आदिवासी समुदाय और यहाँ बसे लोग दोनों, लेकिन उनसे उनका हक छीना जा रहा है। सरकार यहाँ जो कर रही है उसे परियोजना कहती है। मैंने जो देखा है वो कोई परियोजना नहीं है। ये लाखों पेड़ हैं जिन पर कुल्हाड़ी से वार किया जाना तय है। ये 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षा वन है जो विनाश की तरफ अग्रसर है। ये वे समुदाय हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया है, जबकि उनके घर छीन लिए गए हैं। ये विकास नहीं है, ये विकास की आड़ में विनाश है। इसलिए मैं साफ साफ कहूंगा और कहता रहूंगा, ग्रेट निकोबार में जो हो रहा है वो हमारे जीवन काल में इस देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। इसे रोकना होगा और इसे रोका जा सकता है अगर भारतीय वो देखें जो मैंने देखा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा, आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है। अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पेंसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुप कर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। राहुल के सवालों से सरकार सकते में आ गई है। अब देखना यह होगा कि अंडमान और निकोबार में सरकार अपनी परियोजना को रोकती है या जारी रखती है।
एक तरफ राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी डगमगा गई है, तो दूसरी तरफ बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल-पुथल नजर आने लगी है। पहले सीएम फेस को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थे, तो वहीं अब गृह मंत्रालय को लेकर दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सामने आ चुकी है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सामने आ चुकी है। 4 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। लेकिन इस चर्चा के बीच खबर ये भी चल रही है कि विस्तार को लेकर गठबंधन के अंदर खींचतान मची हुई है। सबसे बड़ा विवाद तो गृह मंत्रालय को लेकर ही है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। जेडीयू चाहती है कि अब ये विभाग वापस उसके पास आए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जा चुका है। इसके अलावा सहयोगी दलों के बीच महत्वपूर्ण विभागों जैसे वित्त, शिक्षा और पथ निर्माण के बंटवारे को लेकर भी रस्साकशी चल रही है। बहस ये भी है कि क्या पुराने मंत्रियों को ही दोहराया जाए या नए चेहरों को मौका दिया जाए। इसके अलावा छोटे दलों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि इस बार उन्हें ज्यादा मंत्रालय दिए जाएं। पिछले नीतीश कैबिनेट में लोजपा आर के पास सिर्फ 2 मंत्रालय थे, लेकिन इस बार वो 2 विभागों पर मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी की हम भी ऐसा ही दबाव बना रही है कि हमके पास 1 मंत्री पद था, लेकिन अपनी संख्या बढ़वाना चाहते हैं। इस दबाव की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी पीछे नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के अंदर ही खींचतान मच गई है। दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा के विधायकों और नेताओं का कहना है कि इस बार कुशवाहा सिर्फ अपने बेटे के बारे में ना सोचकर दूसरे विधायकों को आगे बढ़ाएं। यानी सभी सहयोगी ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले ही खींचतान चल रही है। ऐसे में अगर दूसरे सहयोगी भी नाराज हो गए तो बीजेपी के हाथ से कुर्सी चली जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस खींचतान को संभाल पाती है या नहीं। बिहार की सियासत में एक बार फिर बवाल मच गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत में तीखी बहस छिड़ी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है, साथ ही और भी तमाम मामलों को लेकर अपने सवाल बुलंद किए हैं। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश ने और क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही एक अति निंदा प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने कहा, हम इस अति निंदा प्रस्ताव के जरिए भाजपा और उनकी सहयोगी दलों की घोर निंदा करते हैं, जो महिला आरक्षण का ढोंग करती है, जिनका मंसूबा इस बिल के बहाने निर्वाचन क्षेत्रों का मनचाहा परिसीमन करके चुनाव जीतना था, न कि सच में महिलाओं को उनके हक अधिकार देकर उनका सशक्तिकरण या सबलीकरण करना। हम इस बात की भी घोर निंदा करते हैं कि भाजपा महिला आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है कि ये बिल विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, जबकि ये बिल सभी दलों ने मिलकर पास किया था और जो बिल पास नहीं हो सका वो दरअसल परिसीमन बिल था। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि नारी वंदन का ढोंग रचने वाली भाजपाई सोच वस्तु नारी विरोधी है। वो कभी पहलगाम की विधवा का अपमान करते हैं, कभी हाथरस, गाजीपुर की बेटी का या कभी कानपुर की किसी नवविवाहिता का। ये भाजपाई नारी वंदन की जगह उनके क्रंदन का कारण बन रहे हैं। कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का भी दावा किया। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। अखिलेश के हमलों के बाद बीजेपी सख्ते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ सफाई देती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला तो केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया। इस मामले में 9 जजों की संविधान पीठ के समक्ष संवैधानिक और धार्मिक मर्यादाओं पर गंभीर मंथन जारी है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुधार के प्रयासों में धार्मिक परंपराओं के मूल स्वरूप की अनदेखी नहीं की जा सकती। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में एंट्री से जुड़े मामले की सुनवाई जारी है। सुनवाई के 10वें दिन गहरी संवैधानिक और धार्मिक बहस देखने को मिली। 9 जजों की संविधान पीठ ने साफ किया कि सुधार और परंपरा के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे पार करना धर्म के मूल स्वरूप को खतरे में डाल सकता है। सुनवाई की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने उन महिलाओं का पक्ष रखा जिन्होंने 2018 के फैसले के बाद मंदिर में प्रवेश किया था। उन्होंने तर्क दिया, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता किसी संप्रदाय के अधिकारों से ऊपर है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और धर्म समय के साथ विकसित होता है। अदालतें धार्मिक मामलों से पूरी तरह हाथ नहीं खींच सकती।
इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने तीखी लेकिन अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सुधार के नाम पर धर्म को खोखला मत कीजिए। सदियों से चले आ रहे अनुष्ठानों को यूं ही नहीं खोला जा सकता। ये धर्म को समाप्त करने जैसा होगा जिसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये बहस तब और दिलचस्प हो गई जब अनिवार्य धार्मिक प्रथा पर चर्चा हुई। जस्टिस PS अमानुल्लाह ने चिंता जताई कि अगर अदालतें हर परंपरा की गहराई में जाएंगी तो वो न्यायाधीश के बजाय धर्मशास्त्र की भूमिका निभाने लगेंगी। उन्होंने सवाल किया, जब एक ही धर्म में अलग अलग व्याख्याएं हो तो अदालत सही किसे मानेगी? हस्तक्षेप की एक सीमा होनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश और व्यक्तिगत इच्छा पर भी पीठ और वकील के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, क्या परंपरा चलेगी या एक महिला की इच्छा? इस पर इंदिरा जयसिंह कहती हैं, ये सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। महिलाओं के प्रवेश से किसी को कानूनी नुकसान नहीं होता। इस पर जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, क्या किसी स्थल पर जाकर वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना श्रद्धा कहलाएगा? जिस पर इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि महज भावनाओं का आहत होना कानूनी क्षति नहीं है। जस्टिस सुंदरेश ने चेतावनी दी कि हर व्यक्ति अपनी मान्यताओं के मुताबिक आचरण करने लगे तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। पीठ ने आखिर में दोहराया कि अंतरात्मा और गहरी आस्था के विषयों को एक धर्मनिरपेक्ष अदालत में बहस का मुद्दा बनाना काफी जटिल है। फिलहाल 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के ठोस आधारों पर चर्चा जारी है और मामले की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम एशिया जंग में आए नए मोड़ की। पश्चिम एशिया में शांति को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत पूरी तरह डीरेल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि कैसे भी वो इस जंग में अपनी जीत का ऐलान करके सीज फायर की घोषणा करते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि युद्ध विराम केवल उसकी ही शर्तों पर होगा। ऐसे में अब एक बार फिर ट्रंप धमकी पर उतर आए हैं तो ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र का रुख कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की कोशिशों पर पानी फिर गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई। उनकी तरफ से दिए गए 3 सूत्री प्रस्ताव को भी अमेरिका ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद एक तरफ खबर ये आ रही है कि ईरान पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है, लेकिन उस पर भी सहमति मुश्किल नजर आ रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकाते हुए नजर आए। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बंदूक पकड़े और एविएटर सनग्लासेस पहने हुए अपनी एक नकली तस्वीर पोस्ट की। साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी। ट्रंप लिखते हैं, अब और अच्छा आदमी बनने की जरूरत नहीं। ईरान अपनी हरकतें सुधार नहीं पा रहा है। उन्हें परमाणु रहित समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं आता। उन्हें जल्द ही अक्ल आ जानी चाहिए। राष्ट्रपति DJT। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने व्हाइट हाउस में आयोजित राजकीय भोज के दौरान अपना पुराना बयान दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने नहीं देगा और दावा किया कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III भी इससे सहमत हैं। हालांकि किंग चार्ल्स III की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हों, लेकिन जिस तरह ईरान अपनी रुख पर कायम है, उसने होर्मुज में अब भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। उससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में ही गैस की कीमतें $4.23 तक पहुंच गई हैं, जो 4 साल का उच्चतम स्तर है। ऐसे में दबाव खुद डोनाल्ड ट्रंप पर ही बढ़ता नजर आ रहा है। उधर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है, अमेरिका ने हमारे जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। उसने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में ले लिया और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया। ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वो अमेरिका के इस कदम की निंदा करे और इस मुद्दे पर कार्रवाई करे। मौजूदा हालात में जिस तरह दोनों देशों में तनाव बना हुआ है, ऐसे में स्थायी शांति की उम्मीदें धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।